गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर जो है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें, हम पहले लैंड के बारे में बात करने वाले हैं। सो लैंड इज अमंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। लैंड कवर्स अबाउट 30% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। सो फर्स्ट चैप्टर में हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। सो अभी यहाँ हम अबायोटिक एंड बायोटिक रिसोर्सेज के बारे में डिटेल में जानेंगे। हमारा जो लैंड है, वाटर है, सॉइल है, ये अबायोटिक रिसोर्सेज हैं, यानी नॉन लिविंग हैं। एंड बायोटिक रिसोर्सेज में हमारा आ जाता है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो यहाँ हम लैंड से स्टार्ट करते हैं, अबायोटिक रिसोर्सेज से। सो लैंड जो है वो हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है। अगर हम अर्थ सरफेस की बात करें तो जो 30% एरिया है टोटल अर्थ का, वो हमारा लैंड ने कवर किया हुआ है। 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ द लैंड एरिया। द रिमेनिंग 70% ऑफ लैंड इट ईदर स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनइनहेबिटेड। मीन्स जो टोटल लैंड एरिया है, उस टोटल लैंड एरिया का जो 30% है, उस 30% पे हमारी पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसका 90% जो है वो रहती है। यानी लैंड एरिया पे जो 30% लैंड एरिया है, पूरे लैंड एरिया का, वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन उस 30% पे रहती है। और बाकी का जो 70% लैंड एरिया बचा रह गया, वो या तो अनइनहेबिटेड है, यानी वहाँ कोई नहीं रहता, वहाँ का कोई निवासी नहीं है, या फिर बहुत ही स्पार्सली पॉपुलेटेड है, यानी बहुत कम लोग वहाँ रहते हैं, बहुत दूर दूर रहते हैं। ठीक है। नाउ लैंड इज अनइवनली इनहेबिटेड ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट, वाटर, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एक्सेट्रा। सो अभी हमने कहा कि जो लैंड है उस पर अनइवनली इनहेबिटेड है, यानी सभी जगह ऐसा नहीं है कि पूरी भूमि पे सभी जगह बराबर लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है। लोग जो हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, कहीं ज़्यादा हैं कहीं कम हैं। और ये जो कहीं ज़्यादा या कहीं कम का जो ये जो हो रहा है कि कहाँ, उसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं? वो हैं लैंड, क्लाइमेट, वाटर, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। यानी क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो जहाँ एक्सट्रीम क्लाइमेट होगा, यानी जहाँ बहुत ज़्यादा कोल्ड है या बहुत ज़्यादा गर्म है, वहाँ पॉपुलेशन कम होगी। अब फॉर एग्जांपल अगर हम भारत में लद्दाख की बात करें तो वहाँ बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है, ठंड होती है, तो वहाँ की पॉपुलेशन कम है। अगर हम थार डेजर्ट की बात करें राजस्थान में, तो वहाँ की पॉपुलेशन भी कम है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा क्या है, गर्मी है। अब वाटर क्या है? अब वाटर जहाँ अवेलेबल होगा वहाँ पॉपुलेशन होगी, जहाँ वाटर नहीं होगा वहाँ कम पॉपुलेशन होगी। ठीक है, क्योंकि हमारे ह्यूमन बीइंग्स के जीवित रहने के लिए पानी की ज़रूरत है, तो लोग वहीं ज़्यादा रहेंगे जहाँ वाटर उन्हें आसानी से अवेलेबल होगा। और साथ में फर्टिलिटी ऑफ सॉइल ये भी ज़रूरी है। हमारा अगर हम अपने देश की भी बात करें तो हमारा देश एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। अगर सॉइल में फर्टिलिटी ही नहीं होगी तो वहाँ कोई नहीं रहने वाला है। यानी जो बंजर भूमि का एरिया है वहाँ पॉपुलेशन कम होती है, जहाँ सॉइल फर्टाइल है वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं, अगर आप अपने गंगा और यमुना के मैदान की बात करें, यानी जो उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर निकलती है, तो वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो सॉइल है वो फर्टाइल भी बहुत है। तो इस तरह से हमने समझा कि जो पॉपुलेशन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे लैंड पे, वो क्यों है, क्या फैक्टर्स हैं उसके। Now, normally the sparsely populated or uninhabited areas are because of the rugged topography, steep slopes of the mountains, low-lying areas susceptible to waterlogging, deserted areas and thickly forested areas। तो अभी उन्हीं में से कुछ फैक्टर्स हैं जो अभी बताए कि क्यों पॉपुलेशन जो है, या तो वहाँ के कहीं कहीं लोग रहते ही नहीं हैं या फिर बहुत कम लोग रहते हैं। तो उसमें रग्ड टोपोग्राफी भी है, यानी कि जो ऊबड़ खाबड़ जगह है वहाँ। ठीक है। या पहाड़ों पे बात करें तो पहाड़ों पर भी लोग कम रहते हैं। या लो लाइंग एरियाज, यानी वो ऐसे एरियाज जहाँ
फ्लड आने की संभावना ज़्यादा है, अगर थोड़ी भी बारिश हो जाती है तो वहाँ पानी भर जाता है। इस तरह के जो एरियाज़ हैं वहाँ भी लोग रहना कम पसंद करते हैं। डेजर्ट अभी बताया ही था, रेगिस्तान में बहुत गर्मी पड़ती है, लोग रहना कम पसंद करेंगे, नहीं रहते हैं। और ऐसे ही जो थिकली फॉरेस्टेड एरियाज हैं, जो जंगल है, वहाँ भी लोग नहीं रहते हैं। तो इसीलिए या तो वहाँ बिल्कुल नहीं रहेंगे या फिर स्पार्सली पॉपुलेटेड हैं। Now, densely populated area of the world have plains, river valleys, which have suitable land for agriculture. ये हम अभी डिस्कस कर ही चुके हैं। नाउ लैंड यूज मतलब कि हम किस तरह से जो हमारे भूमि है उसको हम यूज करते हैं, किस तरह से हम उसका उपयोग करते हैं। सो लैंड यूज रेफर्स टू द यूज ऑफ लैंड फॉर डिफरेंट पर्पज सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेस, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। तो बहुत सारे अलग अलग तरह के यूजेस हैं लैंड के। हम उसे खेती के लिए भी करते हैं, फॉरेस्ट यानी जंगलों में पेड़ पौधे लगाने, उनका रख रखाव करना, वो भी उसके लिए भी यूज होता है। माइनिंग के लिए यानी कि जो खानें होती हैं, कोयले की खान है, सोने की खान है, तो माइनिंग पर्पज़ के लिए भी लैंड का यूज होता है। घर बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। तो देयर आर सो मैनी यूजेस ऑफ लैंड। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंड यूज आर ऑफ टू काइंड्स। अब किस तरह से जो लैंड यूज है उसके कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो मेनली ब्रॉडली हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। वन इज़ फिजिकल फैक्टर एंड अदर इज ह्यूमन फैक्टर। तो अगर हम फिजिकल फैक्टर की बात करें तो फिजिकल फैक्टर में वही है जो अभी हमने पढ़ा, टोपोग्राफी, यानी कि जो वहाँ का जो लैंड एरिया है वो किस तरह का है। वो प्लेन है, वो माउंटेन है, वो प्लेटो है यानी पठारी एरिया है, ऊबड़ खाबड़ है, तो किस तरह की वहाँ की टोपोग्राफी है वो इफ़ेक्ट है। सॉइल पढ़ चुके हैं, क्लाइमेट हमने पढ़ लिया, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, तो ये अभी हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से ये अफेक्ट करते हैं। ना ह्यूमन फैक्टर्स में बात करें तो पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है लैंड यूज का। मींस अगर हमें इंडस्ट्री सेटअप करनी है लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसकी, तो वहाँ हम उसका लैंड का यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और जहाँ जिस एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, अगर पॉपुलेशन एज अ फैक्टर की बात करें तो जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ लैंड का यूज भी ज़्यादा होने वाला है। तो इस तरह से ये लैंड यूज को अफेक्ट करते हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, लैंड कैन बी क्लासिफाइड एज प्राइवेट एंड कम्युनिटी लैंड। सो अगर ओनरशिप यानी जो मालिकाना हक है, जो किसी ज़मीन के जो मालिक हैं, उसके आधार पर देखा जाए तो हम लैंड को दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक है प्राइवेट और दूसरा कम्युनिटी लैंड। नाउ प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और फैमिली मेम्बर्स एंड इज यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पजेज लाइक हाउस एज अ प्राइवेट लैंड। अगर हम प्राइवेट की बात करें, प्राइवेट लैंड की बात करें, तो वो किसी एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति द्वारा या एक फैमिली मेम्बर्स द्वारा ओन होगा, यानी उनका हक होगा उस पर, और वो उसको पर्सनल यूज के लिए, जो प्राइवेट लैंड है वो अपने इंडिविजुअल या फैमिली मेम्बर्स अपने पर्सनल यूज के लिए उसे यूज करते हैं। जैसे कि हाउस यानी घर जो है वो एक प्राइवेट लैंड है, वो सबका कॉमन नहीं होता है, वो एक किसी एक व्यक्ति का या उसके फैमिली मेम्बर्स का होगा। इसी तरह से कम्युनिटी लैंड इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर कॉमन यूजेस एंड कैन बी यूज्ड बाय एनीवन इन द सोसाइटी लाइक कलेक्शन ऑफ फोडर, fruits, nuts or medical herbs. These community lands are also called common property resources. So community land क्या है? मान लीजिए ग्रुप ऑफ पीपल हैं, मान लीजिए एक ग्रुप है जिसमें 50 लोग हैं, 60 लोग हैं, उन्होंने अपना एक कॉमन एक लैंड खरीदते हैं वो मिलके, और उस पे उन्हीं 50-60 जो लोग हैं उन्हीं अपने लिए ही कुछ प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो फ्रूट्स हों, फल फूल हैं, मेडिकल हर्ब्स हैं। और जब वो अपने लिए कर रहे हैं तो वो 50-60 लोग ही उसका यूज़ करेंगे, यानी कि कोई एक व्यक्ति नहीं है, वो कॉमन प्रॉपर्टी हो गई, उनमें से कोई भी उसका यूज कर सकता है। तो अगर इस तरह का लैंड है तो उसको कम्युनिटी लैंड बोलेंगे। नाउ द डिमांड फॉर लैंड बाय द पीपल इज ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। हम सबको पता है कि पॉपुलेशन जो है वो डे बाय डे इंक्रीज कर रही है। पॉपुलेशन अगर इंक्रीज कर रही है तो लैंड की जो डिमांड है वो भी क्या है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है, एक अबायोटिक रिसोर्स है, और वो क्या है, लिमिटेड है। नाउ
द वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न shows द कल्चरल चेंजेस इन आवर सोसाइटी। अब जिस तरह से जो हमारा लैंड यूज पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, जिस तरह से हम लैंड को यूज कर रहे हैं, पहले यूज करते आ रहे थे और आज हम जिस तरह से उसको यूज कर रहे हैं भूमि को, वो चेंज हो रही है। और ये चेंज ही हमें बताता है कि किस तरह से हमारी सोसाइटी में भी कल्चरल चेंजेस आ रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल हम ये कैसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि आजकल अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बढ़ने की वजह से लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है। और अगर लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है तो लोगों की लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है। और लाइफ स्टाइल चेंज हो रही मीन्स ये सीधे उनका जो कल्चर है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। सो लैंड यूज पैटर्न में जो बदलाव है वो हमारे सोसाइटी में हमारे कल्चर को जो चेंज हो रहा है उसको दिखाता है, दर्शाता है। Now, land degradation, landslides, soil erosion, desertification are the major threats to the environment because of the expansion of agriculture and construction activities. So, जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो लैंड को हमारे क्या कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी को बिगाड़ रहे हैं। सो लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड्स आपका एक नेचुरल फैक्टर है। जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो पहाड़ों पे से जो टॉप सॉइल है वो धीरे क्या करती है, स्लाइड होके नीचे की तरफ गिरने लगती है। वो लैंडस्लाइड्स है, बहुत एक साथ बड़े पैमाने पे अचानक से। सो ये लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, जो टॉप लेयर है सॉइल की वो बहुत ही या तो बहते हुए पानी द्वारा या हवा द्वारा भी एक जगह से दूसरी जगह लेके चले जाते हैं और इस तरह से क्या होता है, सॉइल इरोड हो जाती है। डेजर्टिफिकेशन सिंपल है, हम पेड़ काटते जा रहे हैं, पेड़ काटते जा रहे हैं तो भूमि क्या हो रही है, बंजर होती जा रही है, डेजर्ट बन रही है। तो ये सारे बहुत सारे थ्रेट हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए, जो हमारे एनवायरनमेंट पर्यावरण के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है, ये एग्रीकल्चर एक्सपेंशन की वजह से और हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की वजह से। जो हम बड़े बड़े शहरों में देख रहे हैं कि बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बन रही हैं और उनके जो शहर हैं उनके भी क्या हैं, जो लैंड है वो लिमिटेड है और फिर उनको भी क्या है, लोग एक्सटेंड करते जा रहे हैं। हमने देखा नोएडा बना, नोएडा के बाद नोएडा एक्सटेंशन, ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन। तो शहर जो हैं वो फैल रहे हैं और ये बहुत बड़ा रीजन है कि हमारा जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा है ये। नाउ कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेस, यानी कि हम किस तरह से इनको कंजर्व कर सकते हैं। नाउ द ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवरग्रीन ग्रोइंग डिमांड हैज लेड टू लार्ज स्केल destruction ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड arable लैंड एंड हैज क्रिएटेड अ फियर ऑफ लूजिंग दीज नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये हमने पहले ही पढ़ लिया कि ग्रोइंग पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो किस तरह से हमारे लैंड रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक। जो अभी जो हम लैंड की क्वालिटी जो है वो गिरती जा रही है, लगातार हम लैंड को ख़राब करते जा रहे हैं, उसको रोकना बहुत ज़रूरी हो गया है आज के समय में। तो कॉमन मेथड्स क्या हैं, किस तरह से हम इसको लैंड रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं, वो है एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना। लैंड रिक्लेमेशन, regulated use of chemical pesticides and fertilizers and checks on overgrazing। तो रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स मीन जो एग्रीकल्चर है वहाँ हम पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो उनका यूज़ जो है वो रेगुलेटेड होना चाहिए, कम होना चाहिए, मिनिमाइज होना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारी जो लैंड क्वालिटी है उसको डिक्रीज़ करते हैं। ओवर ग्रेजिंग, जो घास के मैदान हैं उस पर जो घास चरने वाले जो जीव जंतु हैं उनका जो वो क्या करते हैं, वो ओवर ग्रेजिंग कर देते हैं। उस पर भी थोड़ा क्या होना चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए। नाउ एक नया टर्म है लैंड रिक्लेमेशन। ये लैंड रिक्लेमेशन का मतलब होता है लैंड क्रिएट करना। तो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी अभी क्या कर रहे हैं, जो सी के आसपास, समुद्र के आसपास जो लो लाइंग एरियाज़ हैं वहाँ समुद्र में एक वॉल बनाकर, और वहाँ जब वॉल बनाने के बाद उस लो लाइंग एरिया से पानी को पूरा बाहर निकाल के वहाँ लैंड क्रिएट किया जाता है। आपने एक बहुत फेमस इमेज भी देखी होगी दुबई की, दुबई में पाम जुमेरा। तो वो जो जगह है वो इस लैंड रिक्लेमेशन की तरह से ही इसी टेक्नोलॉजी को यूज करके बनाई गई है।
सो दिस इज ऑल अबाउट द आवर लैंड रिसोर्सेज। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉइल रिसोर्स के बारे में जानेंगे। थैंक यू।